हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही है। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो रही है। और इस क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में से आपका जो चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है वो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर नंबर सेकेंड का नाम है सोल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशंस। देखिए, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपका जो है आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। कौन सी केमिस्ट्री का पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि आपके लिए एक बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। कौन सा आता है? न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन से पहले हमें कुछ चीज़ें यानी इस चैप्टर के कुछ हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के कुछ बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसको आगे वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं यहाँ पर कौन सा, देखिए सबसे पहले क्या है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम सोल्यूशन क्या होता है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए सोल्यूशन में यहाँ पर गिवन है एक डेफिनेशन दी है, जनरल सी डेफिनेशन है सोल्यूशन। आप जनरल आप लोग जानते होंगे। मान लेते हैं कोई भी दो चीज़ें हैं, ए है और बी है, दोनों को मिला दिया और एक कोई भी नया पार्ट बन गया जो कि सोल्यूशन टाइप का है। तो इन दोनों को मिलाने पर जो एक नया पार्ट बनता है उसको सोल्यूशन बोलते हैं। बट केमिस्ट्री है वही चीज़ यहाँ पर है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कुछ वर्डिंग चेंज हो जाती है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। देखो बोला गया है अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर। देखो यहाँ पर एक वर्ड है टू और मोर सब्सटेंसेज whose relative amounts may be changed within certain limits is called the solution। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि कम से कम दो या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस जानते हैं ना, सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लास 10th में एक वर्ड आता है सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। देखो कम से कम दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाते हैं और एक नया पार्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक नया मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं। आप देखो घर की लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। घर की लैंग्वेज का मतलब क्या है? जैसे देखिए आपने अपने घर में शरबत बनाया। क्या बनाया? शरबत बनाया। तो जो शरबत होता है ये दो चीज़ों से मिलकर के, जनरली दो चीज़ें, बेसिकली कम से कम दो चीज़ें होंगी ही होंगी। एक जैसे आपने उसमें मिला दिया, एक आपने शुगर डाला और एक आपने क्या डाला, वाटर डाला। दो चीज़ें उसमें मिलाई आपने, तो शुगर और वाटर। अच्छा ये दो चीज़ें हैं ना, इनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इनको एक कॉमन सा नाम दिया जाता है कंपोनेंट। क्या नाम दिया जाता है? कंपोनेंट्स दिया जाता है। कंपोनेंट एक कॉमन सा नाम होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है बस वही जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सभी को कॉमन रूप से कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लेट करते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट हमारा शुगर है और एक कंपोनेंट क्या है, वाटर है। तो हमने कम से कम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाया और एक नया कंपोनेंट बना दिया जिसका हमारा नाम क्या है, जो जिसका नाम हमारा है शरबत। तो शरबत का मतलब हो गया शरबत इज ए सोल्यूशन। ये हमारा क्या है? शरबत हमारा एक सोल्यूशन है। इसमें दो चीज़ें हैं, शुगर और वाटर को मिला दिया और नया सोल्यूशन बन गया। ठीक है। अब थोड़ा देखो, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक वर्ड यहाँ पे लिया था कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है द सब्सटेंसेज विच होमोजेनियसली मिक्स अप टुगेदर टू फॉर्म ए सोल्यूशन आर कॉल्ड द कंपोनेंट। वही हमने बोला था। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक शुगर को कंपोनेंट ए मान लिया और वाटर को कंपोनेंट बी मान लिया, दोनों को मिला दिया और यहाँ पर बन गया शरबत बन गया। ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि कोई भी दो कंपोनेंट मिल गए और एक नया कंपोनेंट बन गया और एक नया सोल्यूशन टाइप का बन गया, उसको बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखो सोल्यूशन क्या होता है। कंपोनेंट के बेसिस पर सोल्यूशन हमारे कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने देखो अभी यहाँ पर कितने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिलाया था, केवल दो कंपोनेंट मिलाए हैं यहाँ पर। तो दो कंपोनेंट हैं तो इसको नाम देंगे हम लोग बाइनरी सोल्यूशन। क्या नाम देंगे इसका? बाइनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे गिवन है सोल्यूशन विच कंटेन्स टू कंपोनेंट। अगर हमारे पास केवल दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना जो सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली सोल्यूशन कंटेनिंग थ्री, अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट हो गए तो उसको टर्नरी सोल्यूशन बोलेंगे। अगर फोर कंपोनेंट होंगे तो उसको क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे रेस्पेक्टिवली। इसका यहाँ पर
समझ गए होंगे ना। अगर मान लेते हैं हमारे पास ए और बी कंपोनेंट मिलकर के कोई एक नया सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसको बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट मिलकर के कोई एक नया सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसको हम टर्नरी बोलेंगे। अगर हमारे पास ऐसे ही 1 2 3 और 4 अगर चार कंपोनेंट मिलकर के कोई एक सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो ये हमारी सोल्यूशन के टाइप्स हो जाते हैं, कितने मतलब कैटेगरी के सोल्यूशन होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन होता क्या है, मतलब सोल्यूशन जो बनता है, अब जो जिनको अभी तक हम कंपोनेंट कह रहे थे, जिनको अभी हम क्या कह रहे थे, कंपोनेंट बोल रहे थे, इनको हम एक अलग अलग नाम देते हैं। उनका नाम में क्या देते हैं, जैसे देखो जो सोल्यूशन होता है वो बेसिकली कोई भी दो चीज़ें खासकर होती हैं, उसमें एक होता है हमारा सोल्यूट होता है और एक हमारा होता है सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट का मतलब ये होता है, सल्यूट का मतलब होता है कि जो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, विच इज बीइंग डिजोल्व, जो डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं सल्यूट। और सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें डिजोल्व हो जाता है, इन विच इज बीइंग डिजोल्व मतलब जिसमें डिजोल्व हो जाता है। जैसे हमने अभी आपको एक बात बताई थी, अभी ऊपर हमने एक कंपोनेंट वो कंडीशन ली थी, हमने लिया था क्या, हमने लिया था जैसे हमने लिया था शुगर, शुगर लिया था और हमने क्या लिया था, वाटर लिया था। तो दोनों को मिला करके हमने एक नया एक नया पार्ट बनाया था जिसको बोलते हैं शरबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। देखो शुगर और वाटर दोनों को मिला के एक नया पार्ट बना रहे थे जिसको शरबत बोलते हैं। देखो शुगर हमारी क्या होती है, शुगर जो होती है वाटर में डिजोल्व हो जाती है, तो हमने क्या बोला, विच इज बीइंग डिजोल्व्ड, जो डिजोल्व हो जाता है उसे बोलते हैं शुगर, सॉरी उसको बोलते हैं सोल्यूट, मतलब जो डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। और जिसमें डिजोल्व हो जाता है, और इसमें कौन किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सोल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी क्लियर हो गई। सोल्यूट का मतलब ये होता है जिसमें डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट का मतलब सॉरी सोल्यूट का मतलब जो डिजोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें डिजोल्व हो रहा है, यही कहानी होती है। देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट की देखो एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर भी गिवन है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस। देखो एक डेफिनेशन जो हमने आपको बताई है वो भी ठीक होती है, और एक डेफिनेशन इन्होंने भी यहाँ पर गिवन है, एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस and whose physical state is the same of the solution as referred to as the solvent and the other component present in smaller amount is termed as the solute। तो देखो अभी हम लोगों ने यही तो पढ़ा था ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया शुगर लिया और हमने यहाँ पे लिया वाटर लिया, ठीक है ना। अब आप ये बताइए शुगर और वाटर में किसकी क्वांटिटी कम हो, लेस होगी और किसकी क्वांटिटी ग्रेटर होगी, ठीक है ना। ये देखो ये जो शुगर होगा ये स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, ठीक है ना, और ये एक्सेस में होगा। तो इसमें यही तो बोला गया ना, जिसकी क्वांटिटी स्मॉलर क्वांटिटी में जो होता है इसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और एक्सेस क्वांटिटी वाले को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। एक्सेस क्वांटिटी वाले को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये बोला गया था कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है एंड फिजिकल स्टेट इज सोल्यूशन रिफर टू सॉल्वेंट। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और देखो, पहचानने का एक और तरीका होता है, सॉल्वेंट है सोल्यूट है। जैसे इन दिनों को मिला के हमने बना दिया शरबत, क्या बना दिया, शरबत बना दिया। अभी बताइए जो शरबत की फिजिकल स्टेट है, शरबत की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी शरबत की फिजिकल स्टेट। वाटर की जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी क्या होगी, वो भी उसकी वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। शुगर की जो फिजिकल स्टेट क्या होगी, शुगर की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। यहाँ पर क्लियर है या नहीं। तो आप ये बताइए जिसकी जो सॉल्यूशन बना है, जिसकी फिजिकल स्टेट से मैच हो रहा है, जैसे जो शरबत बना है वो वाटर की फिजिकल स्टेट से मैच हो रहा है, इसका मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट से मैच हो रहा है वो होगा सॉल्वेंट, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा होगा सोल्यूट, ठीक है ना। एक ये भी कहानी हो जाती है कि जो सोल्यूशन बना है वो जो है किस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट से मैच हो रहा है, जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट से मैच होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही, अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही अगर हमारे पास सेम फिजिकल स्टेट में हो, जैसे सेम फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ, देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एक अलग व्हाइट बोर्ड लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ तो हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया था
या इसी में देखते हैं, यहीं पर देखते हैं, जगह तो बहुत सारी है। देखिए यहीं पर देखते हैं, देखो हमने यहाँ पर एक कंडीशन छोटी सी उठाई थी। क्या उठाई थी कंडीशन? हमने आपसे ये कहा था कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो अगर सेम हो जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हमने एल्कोहल में वाटर को मिला दिया, एल्कोहल में किसको मिला दिया? वाटर को मिला दिया। तो आपको ये पता है कि जो एल्कोहल की फिजिकल स्टेट होती है वो भी लिक्विड वाली होती है ना, और वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी लिक्विड वाली होती है। तो अगर हम आपसे कह दें कि अब इस कंडीशन में विच वन इज सॉल्वेंट एंड विच वन इज सोल्यूट, अब आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फंडा होता है, एक छोटा सा तरीका होता है पहचानने का, कि जो ग्रेटर क्वांटिटी में है, क्या बताया मैंने कि जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर है तो ग्रेटर क्वांटिटी वाला होगा सॉल्वेंट, ग्रेटर क्वांटिटी वाला क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और जो लेस क्वांटिटी वाला है वो हमारा हो जाएगा सोल्यूट। जिस क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई थिंक ये आपका सारे का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं, तो हम उसको कैसे डील करते हैं। अगर हमारे पास दोनों के दोनों ही कंपोनेंट अगर हमारे सेम कंडीशन पर, उसको कैसे डील करते हैं, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी बना बोला है, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स हैव द सेम फिजिकल स्टेट। अभी हमने बोला था अगर फिजिकल स्टेट सेम हो जाए एट दैट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस रेफर टू एज द सॉल्वेंट। तो जिसकी जिसकी क्वांटिटी एक्सेस में होगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसकी क्वांटिटी जो है स्मॉलर एक्सटेंट में होगा उसको हम बोलेंगे क्या? सोल्यूट बोल देंगे। ठीक है ना? बस इतना ही पढ़ना था, इसमें बहुत ज़्यादा आगे आपको बहुत ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सोल्यूशन आपने देखा होगा, बहुत सारे टाइप्स के आपने सोल्यूशन देखे होंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन है। अगर हमारे पास सोल्यूशन गैसियस सोल्यूशन होगा, या हमारा जो सोल्यूशन होगा लिक्विड सोल्यूशन होगा, या जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? सॉलिड सोल्यूशन होगा। तो इन तीनों टाइप के सोल्यूशन हैं, उनके कॉमन एग्जांपल्स भी देखते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं। देखो आपको हमने बताया था कि जो सोल्यूशन होता है, अभी हमने बताया था जो सोल्यूशन होता है कम से कम उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा सॉल्यूट होता है और एक हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। कम से कम 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गैसियस सोल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। ठीक है ना? अगर हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, और उसके एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, सब देखते हैं। देखो अगर हमारे पास गैसियस सोल्यूशन हो रहा होता है, देखिए अगर हमारे पास गैसियस सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट होगा वो हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगी। यानी कि गैसियस सोल्यूशन में सपोज 3 कंडीशंस यहाँ पे इन्होंने गिवन दी हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। ऐसे यहाँ पे लिक्विड में भी 3 कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दी हैं, और यहाँ पर सॉलिड सोल्यूशन में भी 3 कंडीशन यहाँ पर दी हैं, 1, 2 एंड 3। देखो अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस भी हो सकते हैं, ठीक है ना? अगर दोनों ही गैस होंगे तो जैसे हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक में एयर हमने ले लिया, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लिया, यानी कि हम क्या बात करते हैं? एयर हो गई हमारी। सेकंड कंपोनेंट, सेकंड हमारा पार्ट है, जैसे हमारे पास सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो गया और सॉल्वेंट हमारा गैस हो गया, मतलब लिक्विड को हमने गैस में डिजोल्व कर दिया। भाई सॉल्यूट का मतलब यही तो होता है ना कि जो डिजोल्व हो जाए, और सॉल्वेंट का मतलब जिसमें डिजोल्व हो जाए, मतलब हमारा लिक्विड डिजोल्व हो रहा है, इस बार किस में? गैस में डिजोल्व हो रहा है। अगर लिक्विड गैस में डिजोल्व हो रहा है इसका मतलब एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, अगर क्लोरोफॉर्म है उसको नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर रहे हैं, ये भी इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। अच्छा तीसरा एग्जांपल है, अगर हम कोई सॉलिड ही गैस में डायरेक्ट डिसॉल्व कर देते हैं। जनरली क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि सॉलिड को ही डायरेक्ट हम गैस में डिसॉल्व कर दे रहे हैं। कैसे डिसॉल्व कर रहे हैं, ये आपके कॉमन घर पे मिलता है। जैसे घर में आपके देखा होगा पूजा होती है तो कैम्फर यूज किया जाता है, कैम्फर कपूर जिसको बोलते हैं। कपूर जो होता है डायरेक्ट अगर ओपन एयर में रख देते हैं गैस में मिल जाता है, तो सॉलिड को हमने गैस में मिला दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, चलिए
लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में जैसे हमने गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, मतलब गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, मतलब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जनरली आपको जो बायो के स्टूडेंट हो गए या सभी आप सभी को पता होगा कि हमारी एयर सॉरी वाटर जो होता है, उस वाटर में ऑक्सीजन गैस हमारी मिक्स होती है ना। तो जो जितने भी वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, वो सभी ऑक्सीजन वहीं से इनहेल और एक्सहेल वहीं पे करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कर देते हैं, तो कोई भी लिक्विड है, जैसे हमने अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व कर दिया, या एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल का मतलब वही अल्कोहल ही होता है, डिजोल्व वाटर में कर देते हैं। अब जैसे किसी सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में डिजोल्व कर, जैसे ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, जैसे अभी हमने क्या किया था कि शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया था, तो इसका भी ये एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन की, बात करते हैं। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब अगर हम किसी गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर देते हैं, तो गैस सॉलिड में कैसे डिसॉल्व होगी, देखो एग्जांपल बहुत सारे होंगे यहाँ पर। जैसे पहला एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजन गैस को हमने, एक पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम कैटलिस्ट का वर्क करता है केमिस्ट्री में, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में जाके हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोजन एक एज ए सॉल्यूट हो गया और पैलेडियम एज ए सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड वन इज, अगर हम किसी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मरकरी का अगर हमारे पास अमलगम है, इसको हमने सोडियम में डिसॉल्व कर दिया। या अगर किसी सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया, जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, जितने भी हमारे पास एलॉय होते हैं ये सभी सॉलिड सॉलिड डिसॉल्व ही होते हैं, है ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे पास हो गए सॉलिड सोल्यूशन के, और ये तीनों एग्जाम्पल हमारे पास हो गए लिक्विड सोल्यूशन के, और ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे पास किसके, गैसीय सोल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। बट देखिए ये हैं टोटल हमारे पास 9 टाइप्स के, कितने टाइप्स के सोल्यूशन है यहाँ पर, 9 टाइप्स के आपने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। टोटल 9 टाइप यहाँ से यहाँ तक हो गए आपके, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं टोटल केवल खासकर 3 टाइप के सोल्यूशन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जो कि ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। तो बोला गया है एमंग दीज मोस्ट कॉमनली स्टडीड आर, नंबर 1 है हमारे सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, नंबर 2 है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, एंड लास्ट 1 है गैस और लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है ना। 3 सोल्यूशन को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। एग्जाम्पल है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। इसका मतलब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करें, सॉलिड को डिसॉल्व करें लिक्विड में, इसका मतलब सॉलिड यहाँ पर क्या होगा और लिक्विड यहाँ पर क्या होगा। सॉलिड क्या होगा हमारे यहाँ पर सोल्यूट की टाइप का बिहेव करेगा, क्या होगा सोल्यूट होगा, और लिक्विड हमारा क्या होगा, लिक्विड हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन सच सोल्यूशन सॉलिड इज रिफर्ड टू एट सोल्यूट। देखो यहाँ पर हमने बोल भी दिया कि यहाँ पर जो सॉलिड होता है वो हमारा सोल्यूट होता है, एंड लिक्विड इज रिफर्ड टू एज अ सॉल्वेंट, और जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आ जाता है, आपने सुना होगा जब आप लोग 11th और 12th में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये हमारा दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड दिस वन इज कंसनट्रेटेड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। हालांकि आप सभी को शायद पता होगा डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। देखो सोल्यूट का डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट, देखो बोला गया व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मच लेस एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, सोल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है। अगर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है, इसका मतलब जो भी आगे सोल्यूशन बनेगा वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर फिर से एक बार बोलते हैं क्या होगा, अगर हमारे सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत लेस होगी, इसका मतलब वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसके अपोजिट की बात करें वाइस वर्सा हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये हो जाएगा, अगर सॉलिड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मच लेस एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, द सोल्यूशन रिफर टू एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड इन अदर केस व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली लार्जर
द सोल्यूशन रिफर टू एज द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है लार्जर होती है तो उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, और जो सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो लेस होती है, ठीक है ना, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, तो उस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी अब देखो सेकंड हमारा एग्जांपल आ जाता है, कौन सा सेकंड पार्ट आ जाता है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। यानी कि लिक्विड लिक्विड का मतलब होता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही लिक्विड है। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स अप टुगेदर लिक्विड लिक्विड सिस्टम विल बी ऑब्टेन डिपेंडिंग अपॉन मिसिबिलिटी द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। नंबर एक हमारा होता है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। क्या आता है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड? ये देखो कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिटिल इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है कहानी। क्यों इंपॉर्टेंट होती है भी आपको बताएंगे। देखिए कंप्लीटली मिसिबल का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है ना, और दोनों कंपोनेंट जो हैं अगर मिलकर के हमारे पास कोई एक सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि दोनों कंपोनेंट सभी प्रोपोर्शंस में एक दूसरे से मिलने चाहिए। कंप्लीटली मिसिबल अगर होने की कंडीशन बनती है तो ऐसे सोल्यूशन को कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर सोल्यूशन हमारा कंप्लीटली मिसिबल है तो ऐसे सोल्यूशन का एक सेकंड नाम होता है, इनको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है, इनको ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब जो खुद यहाँ पे देखा है व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स अप टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस, व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स अप टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर दे आर सेड टू बी कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशंस, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन बोलते हैं। दीज टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज द ट्रू सोल्यूशन, यानी कि जो ऐसे सोल्यूशंस होते हैं इनका एक बहुत ही, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब ट्रू सोल्यूशन में एक देखो छोटी सी कहानी होती है, यहाँ पर क्या होती है, दीज टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर सेम इन नेचर। जरा ध्यान से देखिए, इनका नेचर सेम होगा, या तो इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पोलर होंगे, या तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों नॉन पोलर होंगे। यानी कि पोलर और नॉन पोलर की कहानी आपको थोड़ी सी आपको पता होगी, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। या तो दोनों पोलर होंगे या फिर नॉन पोलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, जैसे हमने एल्कोहल और वाटर को मिलाया, दोनों को मिलाया, और दोनों को मिलाने के बाद एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बना, इसको हम बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर एक सोल्यूशन बना मतलब दोनों कंप्लीटली मिक्स हो गए, इसका मतलब इसको बोलते हैं कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन। और ये देखो एल्कोहल और वाटर दोनों पोलर कंडीशन के होते हैं, ठीक है। अब जैसे बेंजीन और टोल्यूइन को हमने मिलाया, दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, नॉन पोलर कैटेगरी के दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने पोलर नॉन पोलर को और अच्छे से समझना है, देखो एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे हमने मिलाया, हमने एक कंपोनेंट लिया वाटर, और एक हमने कंपोनेंट लिया ऑयल। ऑयल में हम जैसे केरोसिन ऑयल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो आपके घर में यूज होता है, कोई भी ले लेते हैं। तो क्या वाटर और ऑयल को मिलाते हैं तो क्या दोनों आपस में मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो नेचर है वो एक का पोलर है और एक का नॉन पोलर है। एक का क्या है? पोलर है, और एक का क्या है? नॉन पोलर है। अगर दोनों ही पोलर वाले होते तो मिल जाते, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है तो मिलेंगे नहीं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इनका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो पहली कंडीशन आती है कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन। नंबर 2 आता है हमारा पार्शली मिसिबल। पार्शली का मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट, अभी यहाँ पर बोला गया ना था ना कि इन ऑल प्रोपोर्शंस, सभी प्रोपोर्शंस में मिक्स होना चाहिए। अगर सभी प्रोपोर्शन में मिक्स हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी। तो बोला गया है व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स अप टुगेदर इन पार्शियली एंड फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर, दो लेयर बना लेते हैं यहाँ पर। और दो लेयर का मतलब, जैसे हमने बोला वाटर और ऑयल को मिलाइए, तो देखो वाटर के ऊपर जो ऑयल होता है वो देखो लेयर के फॉर्म में बना लेता है। जैसे ये वाटर है यहाँ पर, तो इसके ऊपर अगर ऑयल होगा तो बूंद बूंद के फॉर्म में यहाँ पे लेयर बना लेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, और दोनों अलग रहेंगे, दोनों जल्दी मिलेंगे नहीं। वन लेयर कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, जो एक नीचे वाली लेयर होगी इसमें वाटर होगा, और ऊपर वाली लेयर होगी इसमें क्या होगा? इसमें ऑयल होगा। एंड सेकेंड लेयर कंटेन्स सेकेंड कंपोनेंट, और दोनों ही जो लेयर होंगे दोनों में अपना अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल हमारा है फिनॉल वाटर को मिलाते हैं।
जिसमें एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। निकोटीन और वाटर को मिला दें, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। ट्राईमेथिल एमाइन और वाटर को मिला दें तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है या नहीं यहाँ पर। तो पार्शियली मिसिबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब भी इनको मिक्स करते हैं तो एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है लेयर, तो एक मतलब दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। एक लेयर में पहला कंपोनेंट और एक लेयर में दूसरा कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा नोट लगाया गया है। यहाँ पर नोट क्या है, टू लिक्विड्स आर partially miscible when the intermolecular attraction of one liquid is different from that of one another। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखो फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो अगर वो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है तो वो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होंगे, यानी कि वो पार्सली मिसिबल होंगे। अगर अट्रैक्शन अच्छे लेवल पे है, अच्छा खासा है, तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन हो जाती है, देखो एक पार्ट यहाँ पे बोला गया है, तीसरे घंटे को दो बोले गए, एक कम्प्लीटली मिसिबल था और एक में पार्सली मिसिबल था और तीसरे में इमिसिबल, यानी कि इस बार दोनों मिक्स ही नहीं होंगे, इस बार दोनों मिक्स ही नहीं होंगे और दोनों ही कंपोनेंट अलग अलग हमेशा ही बने रहेंगे, कभी मिक्स नहीं होंगे। बोला गया व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिजॉल्व इनटू ईच अदर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर्स। देखो वहां पर अभी ऊपर वाले पार्ट में लेयर बन नहीं थी, यानी कि जैसे यहाँ पर दो लेयर बन रही थी, दोनों अलग अलग लेयर हो रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो रहे थे बट पूरा मिक्स नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। एंड दो लेयर सेपरेट लेयर बना देते हैं, यहाँ पर जितने कंपोनेंट उतने लेयर बनेंगी और हर लेयर में प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्योर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। आर सेड टू बी इमिसिबल लिक्विड लाइक बेंजीन और वाटर को मिला दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को मिला दिया, और ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है ना। नोट टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, दो लिक्विड इमिसिबल होंगे व्हेन वन कंपोनेंट पोलर एंड अनदर कंपोनेंट इज नॉन पोलर। अगर एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी पोलैरिटी मैच करेगी तो इसका मतलब वो थोड़े से पार्सली मिसिबल हो जाएंगे। अगर कंप्लीटली पोलैरिटी हो जाएगी, पोलैरिटी होगी या नॉन पोलैरिटी होगी, तो वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। देखो दो सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पहला सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पहला सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, देखो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब तीसरा टाइप का सोल्यूशन के पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टाइप का सोल्यूशन है हमारा कौन सा? गैस और लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो हमारा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोई भी लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। इन दी सोल्यूशन गैस इज रिफर टू एज अ सॉल्यूट वाइल लिक्विड इज रिफर टू एज अ सॉल्वेंट। लाइक जो है एरिएटेड ड्रिंक, जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक होती हैं, जैसे हम बात में कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में देखिए क्या होता है। कोल्ड ड्रिंक में आपको देखो जैसे ही उसको ढक्कन खोलते हैं इसमें फिश टाइप की साउंड होती है, फिश साउंड होती है, मतलब गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक वाला जो लिक्विड भरा हुआ था उसके अंदर कोई ना कोई गैस डिजोल्व थी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया गैस लिक्विड का मतलब किसी लिक्विड में हमने गैस को डिजोल्व किया, ठीक है ना। अब वो गैस बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी या कम डिजोल्व होगी। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, मतलब अगर कोई भी गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। पहला होगा नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर क्या है। अगर गैस बहुत ज़्यादा मिसिबल वाली है ना, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। अगला है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। खासकर ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं यहाँ पर, और ये दो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। देखो एक एक इंपॉर्टेंट कंडीशन उन्होंने देखो और भी बताई, जैसे नेचर ऑफ गैस के बारे में उन्होंने बताया है द मोस्ट सोल्यूबल गैस, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल गैस होती है वाटर में। वाटर में सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल होती है? अमोनिया। कितनी सोल्यूबल होती है? एक वॉल्यूम वाटर में 1300 वॉल्यूम अमोनिया के डिजोल्व हो सकते हैं एट एसटीपी। तो समझिए वाटर का केवल एक वॉल्यूम है और अमोनिया के 1300 वॉल्यूम डिजोल्व हो रहे हैं। एक वॉल्यूम वाटर में अमोनिया के 1300 वॉल्यूम डिजोल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गैस जितनी ज़्यादा डिजोल्व करने की टेंडेंसी रखेगी वो उतनी ही ज़्यादा डिजोल्व होगी। मतलब नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर जितना होगा डिजोल्व करने का उतनी ज़्यादा डिजोल्व होगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन उन्हें हमने यहाँ पे जो है लिखी गई है, देखो द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, अगर कोई भी गैस लिक्विड में डिजोल्व करती है
तो प्रेशर, और अभी हमने देखो यहाँ पे बोला टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है कि टेम्परेचर पे क्या होगी, प्रेशर पर क्या होगी। तो आप देखिए जैसे गैस पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। यानी किसी भी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमें प्रेशर बनाना होता है, टेम्परेचर बनाना नहीं होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे आपने जो भी अपने घर में कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखी होंगी, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में देखो क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो बॉटल्स होती हैं बहुत ज़्यादा टाइट पैक होती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइट पैक होती हैं। टाइट पैक का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे गैस पे जो प्रेशर होता है, वहाँ पे जो गैस पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा गैस होती है वहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा गैस और उतना ही अच्छा झाग वहाँ पर बनता है। तो ये आप घर में, इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंसंट्रेशन यूनिट। कंसंट्रेशन यूनिट ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लेके आता है। हालांकि ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है इस पार्ट को पूरा का पूरा, लेकिन क्लास 12th में इसको अलग से हमें पढ़ना है। और हालांकि इस चैप्टर से, इस पार्ट से हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन जो होंगे वो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारी क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कंसंट्रेशन यूनिट का मतलब होता है, देखो पहली यूनिट है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। क्या होता है देखते हैं। देखो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब जरा ध्यान से देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक वर्ड है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 1/100 का मतलब 100 में से अगर एक है तो वो 1% हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2/100 लिख दें तो इसका मतलब 100 में से 2 हो गया तो ये 2% हो जाएगा। या हम 3/100 लिख देते हैं, इसका मतलब 100 में से अगर 3 है तो ये 3% हो जाता है। सिंपल सी लॉजिक की कहानी है यहाँ पर। तो मास परसेंटेज का मतलब ये होता है, देखो डेफिनेशन देखिए, फिर हम फॉर्मूला की बात करते हैं और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है, इसी को हम रेफर्ड बोलते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज बोलेंगे। मास परसेंटेज का फॉर्मूला बोला गया मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशन पे मास होगा ये भी ग्राम में होगा, अपॉन में टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मास ये भी ग्राम में होगा, इनटू में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 क्यों, 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व होता है, यही 100 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर हमारे पास सोल्यूशन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम सोल्यूशन में से कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो जो जितने ग्राम प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलेंगे, वही क्वांटिटी, वही जो मेजरमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, मास परसेंटेज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर 10% बाई मास यूरिया सोल्यूशन अगर बोला गया, 10% बाई मास का मतलब यूरिया सोल्यूशन का मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन है तो उसमें से यूरिया हमारी कितने ग्राम प्रेजेंट है, 10 ग्राम प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखिए 10% बाई मास यूरिया सोल्यूशन का मतलब अगर हमारे पास यूरिया सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है तो यूरिया की क्वांटिटी उसमें कितने ग्राम होगी, 10 ग्राम होगी। मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। एंड जो अगर देखो 100 ग्राम में से 10 ग्राम अगर हमारे पास यूरिया प्रेजेंट है, यानी कि यूरिया का मतलब यहाँ पर सोल्यूट प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो कितने ग्राम होगा, ये 90 ग्राम ही होता। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉल्वेंट होगा जो कि हमारा होगा वाटर। जनरली हम वाटर ही लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया तो वहाँ पर वाटर ही लेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा वाटर होगा वो 90 ग्राम वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पहले 2-3 इसके कंसंट्रेशन की जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल भी साथ साथ में ही करेंगे। देखो अगला है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज भी देखो यहाँ पे V बाई V परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अभी तक हमारे पास W बाई W था, तो W का मतलब वेट, मास होता है, मास ग्राम में होता है। तो वहाँ ऊपर जो थी सभी की सभी क्वांटिटी की वैल्यूज, क्वांटिटी जो थी वो उनकी यूनिट हमारी ग्राम में थी। बट अभी हम वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं ml या लीटर में बोलते हैं, किस में बोलते हैं,
वॉल्यूम जो होता है या तो ml में होता है या लीटर में होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन अ पर्टिकुलर यूनिट इन प्रेजेंट इन 100 यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन। अगर यूनिट को हम ml मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ml मान लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा कि 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट हैं। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने ml प्रेजेंट हैं, उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, अब यूनिट की बात अगर ml है तो ml में होगी। देखो दोनों जगह यूनिट लिखा हुआ है, दोनों जगह यूनिट होगा, या ml होगा या लीटर होगा, कुछ भी, जो भी यूनिट हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी सेंटीमीटर को कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये दोनों की यूनिट यहाँ पे सेम हो गई, इंटू 100 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 यूनिट में था तो वही 100 आ रहा है यहाँ पर, या परसेंटेज वाला 100 कुछ भी लेट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक वैल्यू दी गिवन है यहाँ पर कि 10% V/V एथिल एल्कोहल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब V/V एथिल एल्कोहल। इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल 100 ml सोल्यूशन है, कितना सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन है, तो उसमें एथाइल अल्कोहल जो हमारा होगा वो कितने ml होगा, ओनली एंड ओनली 10 ml होगा। ठीक है, और एथाइल अल्कोहल अगर केवल 10 ml होगा तो बाकी, अच्छा एथाइल अल्कोहल हमारा क्या होगा, एथाइल होगा, एथाइल अल्कोहल होगा हमारा सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो हमें सॉल्वेंट यहाँ पर कितना मिलेगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। टोटल हमने कितना लेट किया, यहाँ पर 100 लेट किया है, और यहाँ पर हमारे पास एथाइल अल्कोहल कितना है, 10 है, तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 ml हो जाएगा। और 90 ml होगा क्या, ये हमारा वाटर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन जनरली बनता है, तो इसलिए हम इसको ये काट सकते हैं कि यहाँ पर वाटर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप मतलब कंसंट्रेशन यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि एक ही इंपॉर्टेंट है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर या जी पर एल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूले से ही जी पर एल का मतलब क्या है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है। दिस यूनिट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, किसमें होगी, ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। या ग्राम पर लीटर NaCl सोल्यूशन मीन्स, जैसे 5 ग्राम NaCl सोल्यूशन अगर हमारे पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास टोटल 1 लीटर सोल्यूशन है, कितना है, 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें जो NaCl होगा वो केवल कितने ग्राम है, वो केवल और केवल 5 ग्राम है। ठीक है ना, तो 1 लीटर मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में केवल हमारे पास जो NaCl है कितने ग्राम प्रेजेंट है, केवल और केवल 5 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये आई थिंक ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम अब अगली कंसंट्रेशन यूनिट की बात करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट होती है हमारी। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, देखो इस यूनिट इज एक्सप्रेस द कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन। ये जो कंपोनेंट यूनिट होती है केवल लिक्विड और लिक्विड कंपोनेंट की बात करती है। इसकी बात करती है, 2 कंपोनेंट होंगे और दोनों ही लिक्विड होंगे, इनके इक्वेशन की बात करेंगे। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सोल्यूशन हमारे पास है, कोई भी सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, 2 कंपोनेंट है, कितने, A और B, 2 कंपोनेंट है। अगर यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन बताना है, क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन बताना है, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हो जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो जाएंगे उन सभी के मोल्स का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज, देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ 2 कंपोनेंट्स A एंड B हैविंग, जैसे हमारे पास कोई कंपोनेंट A है
उसके मोल्स हम Na लेट कर लेते हैं, और कोई कंपोनेंट अगर B है उसके मोल्स अगर हम Nb लेफ्ट कर लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो XA इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर A कंपोनेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स A के न्यूमरेटर में रखे जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट A और B थे, इसका मतलब इन दोनों के मोल्स नीचे रखे जाएंगे, ठीक है ना, अपॉन में रखे जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो XA इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन NB, एक पहला फॉर्मूला हो जाएगा XA इक्वल टू Na अपॉन NB। या फिर देखो जरा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक्स बी जो है एक कंपोनेंट बी भी था, इसका मतलब बी का भी मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा। अब इस बार देखो बी का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो बी के मोल्स हम ऊपर रखेंगे, तो एन बी, भाई देखो नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी का मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, पूरे के पूरे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी थे, ए के मोल थे एन ए, बी के मोल थे एन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए प्लस, क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूला हो गया एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, या एक्स बी इक्वल टू हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो आई थिंक ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम आगे बिना न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, देखो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक कंपोनेंट है, दो हैं, तीन है, चार है, पांच, कितने भी कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, उनके सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हमेशा ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट हो गए, सपोज यहाँ पर हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो तभी इसका एडिशन 1 ही होगा, ठीक है ना। अब कैसे 1 होगा, आइए इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, बट देखिए यहाँ पर इसके हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। हमने ये कहा है कि कितने भी कंपोनेंट है, जैसे मान लेते हैं एक सोल्यूशन हमारे पास है, एक सोल्यूशन है, देखो यहाँ पे इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। एक सोल्यूशन है जिसके कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है, एक सोल्यूशन है जिसके कंपोनेंट ए बी और सी प्रेजेंट है। तो अगर कंपोनेंट ए है तो इसके मोल जो हो जाएंगे Na हो जाएंगे, अगर कंपोनेंट बी है तो इसके मोल हो जाएंगे Nb हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम XA की वैल्यू मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, एक मिनट देखिए, अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा अगर XB की वैल्यू निकालेंगे तो B का मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब B के मोल न्यूमरेटर में होंगे, तो Nb अपॉन Na प्लस में Nb हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था कि एक सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उनके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 ही होता है, अभी हमने ये बोला था ना। तो इस सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें ये चाहिए यहाँ पर प्रूव करना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। भाई अभी हमने यही तो पढ़ा था ना, किसी भी सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उनके मोल फ्रैक्शन के एडिशन हमेशा एक ही होगा। तो एक्स ए की वैल्यू देखिए, तो एक्स ए इक्वल टू कितना होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होगा, प्लस एक्स बी की वैल्यू रखो, एक्स बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एन ए प्लस एन बी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एन ए प्लस एन बी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी कॉमन हो जाएगा। तो अगर एन ए प्लस एन बी जो है हमारा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर भी एन ए प्लस एन बी तो बचेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जुड़ जाएंगे। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इनके ऐड करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन के एडिशन हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। तो हमने भी ये प्रूव किया, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू में क्या प्रूव किया हमने, 1 प्रूव किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो रहे हैं, दो से ज़्यादा का मतलब अगर हम सपोज लेट कर लेते हैं हमारे पास 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट का मतलब अगर हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट ए बी और सी हैं, तो अगर इन तीनों की बात करेंगे तो कंपोनेंट पहले देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कंपोनेंट ए के मोल हमारे पास Na हो गए, ठीक है।
कंपोनेंट बी के मोल हमारे पास NB हो गए और कंपोनेंट सी के मोल हमारे पास कितने हो गए, NC हो गए। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताएं जरा। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन XA होगा, तो XA इक्वल टू कितना होगा, XA इक्वल टू हो गया Na अपॉन, अब जरा देखिए हमने ये बताया था, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या डिस्कस किया था कि जो मोल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जिसका भी मोल फ्रैक्शन बताना होता है उसके मोल नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखते हैं, अपॉन में पूरे सोल्यूशन के मोल्स नीचे रखते हैं। पूरे सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, 3 है, तो इसका मतलब तीनों के मोल रखेंगे। तीनों के मोल का मतलब यहाँ पर Na प्लस NB प्लस में NC। इतना क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, सेम कंडीशन में अगर हमें XB बताना है तो XB इक्वल टू क्या होगा, NB अपॉन में हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC। क्लियर हो गया, जिसका मोल फ्रैक्शन बताना है उसके मोल्स ऊपर रख दिए, बाकी पूरे सोल्यूशन के मोल नीचे रख दिए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, सेम कंडीशन पर अगर XC बताना है हमें तो क्या होगा, C के मोल फ्रैक्शन बताना है तो C के मोल्स अपॉन में कितना हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस में NC। इसकी इक्वेशन नंबर कितनी बना ली हमने, 3 बना ली। अच्छा, अभी हमने जो एक इक्वेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि किसी भी सोल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन ऑलवेज 1 होता है। ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, अब इसी को हमें प्रूव करना है। तो देखो XA की वैल्यू उठा के रख दीजिए, XA की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, XB की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आप XC की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। जो भी देख लीजिए क्या वहाँ पर 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये रूल हमारा सही हो रहा है। तो XA की वैल्यू क्या होती है, देखिए XA की वैल्यू होती है Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC प्लस में, और XB की वैल्यू क्या होती है, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC होती है, और XC की वैल्यू क्या होती है, NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC होती है। ये तो वैल्यू होती है ना। अभी सभी को ऐड करें, देखो सभी के डिनोमिनेटर पोर्शन क्या है, बराबर है। डिनोमिनेटर बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का मतलब हो जाएगा Na प्लस NB प्लस NC। तो दोनों को देखो आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव होगी, ये कंडीशन प्रूव हो गई ना। इसका मतलब XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। हमें यही तो प्रूव करना था ना, और यही हमारी डेफिनेशन थी कि किसी भी सोल्यूशन के कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना। अब इससे हमें एक बात और निकल के सामने आती है, क्या सामने आती है देखिए, इससे एक बात निकल के और सामने आती है। देखिए जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्या बात निकल के सामने आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि इस कंपोनेंट की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, अगर हमें XA का मोल फ्रैक्शन गिवन हो और इसका, और अगर हमें XB का मोल फ्रैक्शन बताना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू 1 माइनस XB, ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, है ना। या फिर XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि निकल के आते हैं, जिसका मेन फॉर्मूला जो है वो आपको केवल लर्न करते रहना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने पुरानी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर पुरानी स्लाइड पर देखो हमने ये डिस्कस किया था कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब किसी भी सोल्यूशन के कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उन सभी के मोल फ्रैक्शन के एडिशन विल बी ऑलवेज 1। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अगर XA की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बतानी है, तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस XB, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, है ना। या XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई दो कंपोनेंट की कंडीशन है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो Na क्या होता है, कंपोनेंट A के मोल, Na प्लस NB क्या होता है, मोल्स होते हैं, ये भी A और B के मोल्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर भी मोल है, अपॉन में भी मोल है, तो मोल से मोल कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1, मतलब कुछ नहीं बचेगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इसमें ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है।
अब देखो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल बात करते हैं, कोई हमने कुल 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, तो दोनों न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन गिवन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट, यहाँ पर हर कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, कितना होगा मोल फ्रैक्शन, तो ये हमें देखना है। देखिए 25% वाटर प्रेजेंट है, 25% एथेनॉल प्रेजेंट है, 50% एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 25% हमारे पास वाटर है, 25% एथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है। तो आपको बताना है किसका जो है ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको बताना। तो देखिए जरा, अगर हमारे पास वाटर कितना है, वाटर 25% है, समझिएगा सभी लोग, वाटर हमारे पास कितना है 25% है। तो 25% वाटर है, एथेनॉल 25% है, 50% एसिटिक एसिड है, सभी का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो एक काम करेंगे ना, वाटर, एथेनॉल और एसिटिक एसिड तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अगर लेट कर लेते हैं, वाटर हमारे कितना होगा, अगर हमारे पास टोटल कंपोनेंट 100 ml हो गया, तो वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा 25 ml हो जाएगा, ठीक है ना। एथेनॉल हमारे पास कितना हो जाएगा 25 ml हो जाएगा, और सेम कंडीशन पर एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, एसिटिक एसिड भी कितना हो जाएगा 50 ml होगा। इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब ये हमने आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 100 ml कहाँ से लेट कर लिया था। 100 ml का मतलब ये हो गया, देखो परसेंटेज है, क्या लगा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इस 100 को हमने लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि टोटल जो वॉल्यूम है, हमने लेट कर दिया कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 ml है। कितना है 100 ml है। अब उस 100 में से 25 ml वाटर होगा, और फिर 25 ml एथेनॉल होगा, और जो बचा हुआ 50 ml होगा वो एसिटिक एसिड होगा। अब हम क्या करें, तीनों के मोल्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का मतलब, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें मोल्स बताने हैं, मोल्स ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास, ठीक है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। अच्छा एम एल लेट करिए, अगर हमने टोटल 100 ml माना है तो यहाँ ml आएगा। अच्छा यहाँ पे मास की बात हो रही है तो इसको ml ना होगा, इसको ग्राम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, ग्राम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, रीज़न क्या है, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन बताना तो सारा डिवाइड ही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर, देखो वाटर का मास हमारे पास कितने ग्राम है 25 ग्राम है। अब वाटर का मास 25 ग्राम है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास वाटर का निकालना है, ये तो भाई थोड़ा सा क्लास 11 में पढ़ा होगा। H2O का मतलब देखो, हाइड्रोजन का मोलर मास 1/2, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इक्वल टू हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/18। सॉल्व करेंगे यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इतने मोल्स हो जाएंगे किसके, वाटर। सेम कंडीशन में बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ, किसकी बात करें यहाँ पर इस बार, अगला कंपोनेंट कौन सा है, अगला कंपोनेंट है एथेनॉल। एथेनॉल की बात करते हैं, देखो सेम मोल्स बताना है, फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एथेनॉल का गिवन मास हमारे पास कितना है 25 अपॉन मोलर मास। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल इसको बोल सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 2, प्लस में हाइड्रोजन होता है 1/5, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1। ये देखो ये जो कहानी कहाँ से आ रही है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। इधर हो जाएगा 24 + 5 + 16 + 1, ठीक है। इसका किधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है ना।
46 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25/46, इसमें देखेंगे यहाँ पर जो भी मोलर मास आ जाएगा उतने मोल्स हो जाएंगे। सपोज इसकी वैल्यू एक्स आ रही है, इसकी वैल्यू वाई आ रही है। देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमें बात करनी, सपोज यहाँ पे आ रहा है मोल्स ऑफ सेम कंडीशन एसिटिक एसिड के बताने हैं, इसकी बताने हैं एसिड के। तो एसिटिक एसिड का मतलब देखो क्या होता है, एसिटिक एसिड में बताना है तो सिंपल सी बात, गिवन मास हमारा है 50 अपॉन मोलर मास। मोलर मास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COO। वैल्यू बताने क्या होता है, सेम रख देते हैं। कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 3 कार्बन होता है, फिर 12 रखेंगे। ऑक्सीजन 16 + 16 32 रख देते हैं। हाइड्रोजन 1 कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज कोई ना कोई वैल्यू इसके मोल्स हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको जेड लेट कर लेते हैं, जेड वैल्यू आ रही होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स तीनों के आ गए। अब देखो जब हमारे पास मोल्स आ गए तो हमें मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मतलब हमें इसको वाटर को हम लेट कर लेते हैं ए, एथेनॉल को कर लेते हैं बी, और एसिटिक एसिड को सी कर लेते हैं। तो अच्छा, अगर हमें एक्स ए की वैल्यू बतानी तो क्या होगा, एक्स ए का मतलब हो जाएगा वाटर के मोल्स। तो सब वाटर के मोल्स मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन मतलब वाटर के मोल, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, तीनों के मोल्स। अपॉन में टोटल सोल्यूशन होता है ना, टोटल सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वैल्यू रख देंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, सेम कंडीशन पर अगर हमें एक्स बी की वैल्यू बतानी, जरा ध्यान से देखिए, एक्स बी इक्वल टू कितना होगा। एक्स बी का मतलब क्या होगा, बी हमने एथेनॉल को लेट किया था, तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बी के, एथेनॉल के मोल्स कितने हैं यहाँ पर, वाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो भी इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका हो जाएगा, एथेनॉल का हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर हमें एक्ससी की बतानी, देखो छोटा लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा है। एक्ससी की वैल्यू बतानी, एक्ससी का मतलब क्या होगा, एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन। तो जिसका मोल फ्रैक्शन बताना है उसके मोल्स ऊपर हो जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर भी कोई एक वैल्यू आ जाएगी जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस चीज़ का होगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये जो है आपके इन तीनों के क्या हो जाएंगे, इन तीनों के आंसर। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिए, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कुछ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल एंड वाटर in a solution which 46 ग्राम of ethyl alcohol and 180 ग्राम of water are mixed together। देखो मोल फ्रैक्शन ही बताना है, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क का, ठीक है ना। होमवर्क में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कल के जब हम वीडियो आएगा तो आगे हम इस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। इसको पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ पर अच्छा एक बात हम और बता रहे हैं, इस जो वीडियो के लास्ट में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो हम इसमें पिन कर देंगे, ठीक है ना। तो यह हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी लिंक्ड है, तो उसमें जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो आपको वहाँ से जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अपने आपके जितने भी मित्र जो 12th की इस बार तैयारी कर रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।